हसन नाज़रीन कराम, आज पहला प्रोग्राम हम स्टूडियो से कर रहे हैं। पहले तो बाहर ही आउटडोर करते रहे हैं और ये पुराना स्टूडियो मेरा अरसा दराज तक मैंने यहाँ प्रोग्राम किए हैं, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज कोई नई बात हमने नहीं करनी, वो बात जो कि सब की लबों पर है, होंठों पर है, जहनों में है। एक ही तजिए लोग कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुल्क का क्या बनेगा, आने वाले दिनों में क्या ये तहरीके अदम एतमाद पास हो जाती है, पास हो जाती है तो क्या हासिल होगा, अगर पास ना हुई तो क्या सूरत हाल पैदा होगी, पंजाब का क्या नक्शा बनने वाला है, पूरे मुल्क में इस वक्त क्या निज़ाम है, क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, आने वाले दिनों में इस कौम के मुकद्दर पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे। यही वो बहसें जो हम रोज़ करते हैं। कभी उसको हम कहते हैं कि लोग आ गए, लॉजिस में आ गए, कभी हम कहते हैं आज तहरीक पेश हो गई, आज इमरान ने तकरीर कर दी, आज उसने ये बातें कर दी, आज गालम गलोच हुई है, दूसरे भी बोल रहे हैं, कोई कहते हैं उनकी गलती है, कोई कहते हैं इनकी भी तो खता है। इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं। हम इस पर ये आज बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब मौजूद हैं, कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। हफीजुल्लाह न्याज़ी, सुहेल वड़ाज साहब, सो काइंड ऑफ हिम, वो हमारे साथ शरीक हैं टेलीफोन लाइन पर, और स्काइप पर जनरल अमजद शैब साहब। एक अरसे तक मैं इनके साथ प्रोग्राम करता रहा हूँ, इनकी से इस्तेफादा करता रहा हूँ। आज भी मौका मिला है कि इनसे हम शुरू करें, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह साहब। मेरा ख्याल है हम शामिल करें पहले अपने साथियों को। हम तो बैठे हैं यहाँ, वड़ाज साहब से पहले पूछते हैं, फिर जनरल साहब से पूछते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं क्या सूरत हाल है। उतनी देर में आपका ज़हन भी बन जाएगा, कुछ रहनुमाई हो सके। हाँ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वड़ाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आज तक क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? आपके सब सवाल और जवाब मालूम है। जरा कशमकश की सूरत हाल है और खतरा और एक जो है बेयकीनी सी सूरत हाल है। लग ये रहा है कि ये तहरीक एतमाद जो कि पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए और चार दीवारों के अंदर जिसका फैसला होना चाहिए, वो सड़कों पे आ गई है। और अब सड़कों पर भी उसका फैसला होगा जो कि इंतहाई नामुनासिब है। और फिर जब सड़कों पर फैसला होता है तो फिर तीसरे फरीक को, चौथे फरीक को मौका मिलता है। यकीनी बात है कि सड़कों पर है जी, इसीलिए कि पीटीआई ने कॉल दे दी है कि जनाब जिस दिन तहरीक एतमाद होगी उससे एक दिन पहले आप पहुंच जाएं डी चौक में, ठीक है। और पार्लियामेंट हाउस डी चौक से कितनी दूर है आपको भी पता है, ठीक है। तो बजाय ये पार्लिमानी लड़ाई के ये एक अब अवामी लड़ाई और एक खाना जंगी की जैसी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। तो ये कोई मुनासिब नहीं है। मुनासिब होता कि पार्लियामान के अंदर जो है वो इंतखाब होता, और जिस तरह वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ था उसी तरह ये दोबारा वोटिंग हो जाती। वो जीत जाते तो प्राइम मिनिस्टर रहते, ना जीत जाते तो चुप करके घर चले जाते, फिर जलसे से खिताब करते और फिर सबके जो लत्ते हैं वो जरूर लेते। लेकिन ये उससे पहले ये करना, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। उनका लहजा इतना तल्ख क्यों हो रहा है? यानी कि अब तो वो उन्होंने सारे महाज खोल लिए हैं, इंटरनेशनल तो खोला था, अब कौमी मुक्तदरा के बारे में भी कमेंट्स दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता महाज खोला है, कमेंट्स दे रहे हैं। अपोजिशन के बारे में तो बहुत शिद्दत है, उनकी बातों में बहुत शिद्दत है। ये क्या सूरत हाल क्या है जी? ये देखिए, इमरान खान साहब की ये शख्सियत का एक खासा है कि वो अपने मुखालफिन पर खुलकर बरसते हैं और हर चीज जो है वो अवामी जलसे में तय करना चाहते हैं, जबकि बहुत सारी चीजें अवामी जलसे में तय नहीं होती। आप सारी नफरत, सारा गुस्सा अवाम में ट्रांसफर करते हैं तो उसके फिर असरात भुगतने पड़ते हैं। उसके असरात फिर इमरान खान साहब तक भी आएंगे किसी वक्त। तो ये सियासत का ये दौर किसी तरीके से भी ठीक नहीं है। तो आपको लगता क्या है, अब होने वाला क्या है? मुझे तो ये लगता है कि अब ये बाकायदा दस्त बदस्त लड़ाई होगी और बाकायदा झगड़ा होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, और जो कि अच्छा नहीं है। तीसरी कुव्वत क्या करेगी फिर? तीसरी वो जाहिर है हाथ पर हाथ तो धरी नहीं बैठेगी, उसको भी किसी न किसी स्टेज पे फिर रोल अदा करना पड़ेगा। चलिए जनरल अमजद साहब से पूछते हैं, जो शैब साहब से, वो क्या कहते हैं। फिर हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब तो इसमें रहनुमाई करने के लिए यहाँ मौजूद ही है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। जनरल साहब, ये सारी बात मैंने सुहेल वड़ाज साहब की जुबान से आपको सुना दी है, अब आप क्या कहेंगे? तशवीश बहुत सी है लोगों को, उन्होंने बड़े एतदाल के साथ बहुत सी गुफ्तगू की है, बहुत सी बातें की हैं, आपका क्या तज़्किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए ये एक आईनी मसला था जिसको बिल्कुल पार्लियामेंट में ही रहना चाहिए था और वोटिंग के जरिए मसला हल हो जाता, दिस वे और दैट वे, कोई दोनों को काबिल कबूल होने चाहिए। अगले दिन मौलाना ने भी ये कहा और फिर इमरान खान ने भी यही एक जलसे में कहा। मौलाना ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि अगर हमारी नो कॉन्फिडेंस की तहरीक फेल हो गई तो फिर हम सड़कों पे निकल आएंगे और फिर सड़कों पे फैसला करेंगे। और इधर इन्होंने कहा जी इमरान खान ने कि हम टी चौक पे बहुत बड़ा जलसा करेंगे, लोग देखेंगे कि कितनी पब्लिक आई और वो क्या। तहरीक से पहले ही करेंगे। दोनों जी जी, ये दोनों चीजें मैं समझता हूं कि नामुनासिब हैं। वक्त का तकाजा ये है कि आईनी मामलात को आईनी तरीके से ही वहां पे हल करें, बजाय इसके कि कंफ्रंटेशन हो। पहले ही जब आप जलसों में एक दूसरे के ऊपर आवाजें कसते हैं, नाम लेते हैं, तो तलखियां पड़ती हैं। नतीजा ये कि आपकी सियासत जो है वो सियासत से हट के जाती दुश्मनी की तरफ चले जाती है। अब भी सूरत हाल ये है कि यूं लगता है कि ये एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं। हालांकि पार्लियामेंट में बैठ के मिल के काम करना चाहिए। ऑपोजिशन है, उसका एक मकाम है, एक रोल है, गवर्नमेंट का अपना रोल है, और दोनों मिल के बैठ के काम चलाएं तो हाउस चलेगा, वरना चलता नहीं। ये पार्लियामेंट हमारी बड़ी रिडंडेंट सी रही है, इसने बड़ा कम काम किया है। उसकी वजह बुनियादी यही रही है कि दोनों साइड पे आपस में मुखासमत बेतहाशा रही। तो ये पर्सनल एनमिटी टाइप सिचुएशन डेवलप नहीं होनी चाहिए और इनको इतराज करना चाहिए। ये जलसे जुलूस करने से रुकना चाहिए, क्योंकि इस मसले को तो आपने हल करना है पार्लियामेंट। जलसे जुलूस करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक बात। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े गलत रविश और गलत रास्ते पे हम चल निकले हैं। इसमें खतरात मौजूद, खतरात हैं, तसादम का खतरा है। ऐसी सूरत में मैंने एक बात पूछी थी सुहेल वड़ाई साहब से कि तीसरी कुव्वत क्या करेगी। ये सवाल आपसे पूछने का था असल में। क्या कहेंगे आप? खामोश तो नहीं बैठेंगे? मैं इस पे अर्ज करूं, मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए तीसरी कुव्वत का भी वही मसला है कि उन्होंने बिल्कुल तहैया किया है कि वो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे, और आइन में ऐसे मामले में हुकूमत के हाथ में तो है कि वो उनको आर्टिकल 245 के तहत उनको बुलाने, उनको रिक्विजिशन करके तो कोई सिचुएशन उनके हवाले कर दें, लेकिन उसके अलावा उनके अपने हाथ में कुछ नहीं। वो अपनी मर्जी से आगे कुछ नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ। नतीजा ये कि ये हो सकता है सड़कों पे लड़ते रहें या जो भी इनकी सिचुएशन सूरत हाल हो, बड़ी अबतरी फैलेगी, लेकिन अगर हुकूमत उनको इन्वॉल्व करेगी तो इन्वॉल्व होंगे, वरना नहीं। तो उस लिहाज से और भी खतरनाक चीज है, क्योंकि जब हुकूमत इन्वॉल्व करती है फौज को तो उसमें दूसरी साइड हमेशा अपने आप को मजलूम समझती है, और ये आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के ही अपने लोगों में एक डिवीजन उभरना शुरू हो जाती है, जहां नजर आता है कि जनाब आपकी फौज आपको मार रही। अब तो माजी ये में तो मैं समझता हूँ ये उस लिहाज से भी होता रहा है कि फौज बड़ी इस मामले में अपने आप को हुकूमत के बुलाने के बावजूद भी जरा अलग रखने की कोशिश करती है कि यही होता है अवाम कि से आप टकराव ना हो। मशवरा देते हैं हाँ जी। कि आप इसको रेंजर, पुलिस, दूसरे अदारों के जरिए हल करने की कोशिश करें। ये पहले भी हुआ है, पहले भी हुकूमत को यही मशवरा दिया जाता रहा है कि आप ना इन्वॉल्व करें हमें। और वैसे भी आप देखिए यहाँ पे वॉर ऑन टेरर का किस्सा अभी तक चल ही रहा है, उसमें भी लोग बिजी हैं, फंसे हुए हैं, और सरहदों पे भी। तो नेचुरली स्टेज के ऊपर ट्रुप्स को कहीं और इन्वॉल्व करना वो मुनासिब नहीं होगा, वो हमारे मुफाद में भी नहीं होगा। ये जो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फौज को आप बाहर रखें इस इशू। ये जो न्यूट्रल के लफ्ज पे वजीर आजम ने बहस की है, ये आपको कैसे लगी है? देखिए ये न्यूट्रल वाला किस्सा नहीं है। एक्चुअल चीज ये है कि आइन के तहत अगर हुकूमत का इख्तियार है कि आइन के तहत वो अगर कोई आपको चीज सौंपे तो आपने करना है, लेकिन आपका सियासत में कोई रोल नहीं है। इसको ये न्यूट्रल कह लेंगे, जो जी चाहे कह लेंगे, क्योंकि सियासी मामला तब आप सियासत में या पार्लियामेंट में आप जाके उसको हैंडल करेंगे, उसमें फौज तो कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, तो वो न्यूट्रल हो गया। वजीर आजम बात कहते यह है हैं कि क्या बाकी के अदारे न्यूट्रल हैं? जहां बहस इनको करनी चाहिए वो ये है कि बाकी के अदारे क्या न्यूट्रल हैं? आपकी अदालतें ले लें, आपका नैब ले लें, आपके ये जो FIA है वो ले लें, इलेक्शन कमीशन ले लें, कई अदारे, उन पे एतमाद एक दूसरे को नहीं है। सो फौज का न्यूट्रल होना कोई मानी खास नहीं रखता, क्योंकि नहीं, उनका रोल है वो ही आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वजीर आजम ने होने जो नहीं ये चाहिए। कहा कि न्यूट्रल होना तो जानवरों का काम है,
یہ کوئی چھیڑنے والی بات نہیں ہے. ان کا میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. ان کا نیوٹرل ہونے والا کوئی قصہ ہی نہیں ہے. ان کا تو یہ ہے کہ حکومت وقت آئین کے تحت ان کو کچھ دے گی تو کرے، ورنہ پالیٹکس میں تو ان کا رول نہیں ہے. ٹھیک بات. تو پالیٹکس میں اگر رول دیں گے، وہ شامل کریں تو وہ غلط ہے، ان کی غلطی ہے. ٹھیک بات. تو لہذا ان کا یہ کہنا کہ نیوٹرل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ بھی ہمارا آپ کی سیاست سے لینا دینا کچھ نہیں. دیٹ از دی اپروپریٹ جو سینٹینس یوز ہونا چاہیے. ٹھیک بات. لیکن باقی اداروں کو دیکھیں، اصل میں اس ملک میں باقی ادارے بھی نیوٹرل نہیں ہیں، ان کو بھی دیکھیں. اصل قصہ وہاں پہ آئے. ٹھیک بات. حفیظ اللہ نیاز صاحب، اب سارا نقشہ سہیل رائج صاحب نے بنیاد رکھی. جنرل صاحب سے میں نے کچھ چیزوں کی تشریح بھی پوچھ لی، اور آپ تو ماہر عمرانیات ہیں اس ملک میں. کسر کیا رہ گئی ہے؟ میں نے کہا ماہر عمرانیات ہیں. آپ نے ماہر معاشیات بھی دیکھ لیا ہے، سیاسیات بھی دیکھ لی ہے، اور عسکریت ماہر بھی دیکھ لی ہے. اب آپ ماہر عمرانیات پہ آ گئے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہم مطلب میری نسل اور آپ کی نسل آگے پیچھے ہی ہے نا جی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم قوم کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ میر صاحب، میں تو بہت تکلیف میں ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. صاحب جنو کر. اب کیفیت یہ ہے کہ جتنا پاکستان کے حالات میں آپ کی جانکاری ہے یا جو اویئرنیس ہے، جیسے آپ کے پاس ایک بڑے جہاں دیدہ ہمارے دوست ہیں سہیل رائج صاحب ہیں، تو آئی کوڈ امیجن کہ ان کے اندر کیا تکلیف ہوگی، آپ کے اندر کیا ہوگی، جنرل صاحب کے اندر کیا ہوگی. یہ لوگ سمجھتے ہیں واقعات کو، اور جن کو فہم ہے ان کو پتہ ملک کہاں پہنچا ہے. پھر یہ وہ بدقسمت ملک ہے کہ جو ٹوٹ چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ باتیں کہانیوں میں سنی ہوں یا خطرات کا ایک ہر دفعہ نکارہ بجتا ہو کہ ملک خطرے میں ہے. نہیں، ہم نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا ہے، اور ہمارے ہوش و حواس میں ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے ٹوٹتے دیکھا. اپنے مقامی ہوش و حواس ہم بڑے ایک جس کو کہنا ہے بالغ رائے رکھتے تھے اس وقت. بہرحال جی، دو تین چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جو میرا مشاہدہ ہے تاریخ انسانی کا، جتنی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے 3000 4000 سال کی، یا ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے 200-300 سال کی، ایک چیز مشترک ہے کہ پولیٹیکلی جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ملکوں کی جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں. میں نے وہ قوم قائم نہیں رکھی جو پولیٹیکلی انسٹیبل کو کنٹری ہو. جب اور دیر اسے مٹنا ہوتا ہے. یہ پاکستان ایک سخت جان ملک ہے کہ جو ہم ہر تیسرے چوتھے سال بعد ایک شدید اقتصادی بحران میں، سیاسی بحران میں ہوتے ہیں، عدم استحکام میں ہوتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے پھر دو ٹانگیں پہ کھڑے جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. یہ جتنے باقی بحران ہیں، آپ کا انتظامی فیلور ہوا ہے، عمران خان صاحب کا جو ہے یہ جو اقتصادی بحران آئے ہوئے ہے، یا آپ سفارتی طور پہ اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ اسی کی آپ کے سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیا ہوا ہے. پاکستان اس وقت بہت تکلیف میں ہے. جنرل صاحب نے تو بڑی آسان فہم اردو میں باتیں کر کے اور چیزوں کو سمپلیفائی کر دیا ہے. مثلا ایک ایک چیز جو ہے نا گھائل کر رہی ہے. آپ نے جو 4 وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. آپ جس کو کہنا چاہیے کہ یہ جو نیوٹرل ہے، تو یہ ایک ڈسکریٹلی، چونکہ ڈی جی ایس پی آر نے کسی خاص پیرائے میں کہا، صبح بات ہوئی تھی چودھری فواد صاحب کی، ان کے جواب میں کوشچن ہوا اس پیرائے میں، ان کے جواب میں ایک بات کی، پھر انہیں خان صاحب نے اس نیوٹرل کا جو بخیے دھیڑے. بیسیکلی خان صاحب مجھے ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایک ہیوملیٹ کرنے والی بات ہے. جب باجوہ نے مجھے کہا کہ عمران ڈیزل نہ کہا کرو، ڈیزل نہ کہا کرو. کل کے جلسے میں دیکھیں کہ ڈیزل کی تکرار ان کے پرانے جلسوں میں کتنی زیادہ ہے. کون سا طریقہ انہوں نے چھوڑا ہے جس میں اس کو، اس کا مطلب ہے کہ جناب باجوہ کے الفاظ کا پاس رکھ رہے تھے، ان کو چڑھا رہے تھے. مجھے کوئی زیادہ افسوس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیرا جو ہے، جو جس سے ہم اگر عمران خان صاحب ناکام ہوئے تو یہ کس نے تراشا انکٹ ڈائمنڈ. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی آپ اس سے لائیے. لیکن آپ دیکھیں سیاسی طور سیریس پہ موڈ میں اس سمجھ رہا ہوں کہ عمران کے مزاج کو آپ سمجھتے ہیں، اتنے سال آپ نے ساتھ
गुजारे, खूनी रिश्ता अलग अपनी जगह, लेकिन साथ भी आपने बहुत कुर्ब गुजारा है सियासी तौर पर। क्या करना चाह रहा है वो? भी साहब, मैं कुछ चीजें जिससे हमने जानबूझ के उससे चश्मोशी की है, और वो हमने अपनी होती है ना एक एक्सपीडियंसी कह लें अपनी सहूलत के लिए। इमरान खान साहब के बारे में मुझे 2-3 चीजों के बारे में पहले दिन से, जिस दिन एज ए वजीर आजम तो मैंने इमरान खान साहब को नहीं बरता हुआ था, और जब आप वो कहते हैं ना कि हजरत अमीर माविया का या हजरत अली का कॉल है कि जब ऑडिटिंग के लिए भेजा किसी गवर्नर के पास तो उन्होंने कहा ये बदल गए हैं। उन्होंने कहा बदला नहीं, असलियत सामने आ गई है कि जब आपके पास इक्तदार आता है, पावर आती है, पैसा आता है, तो एक नया बंदा निकलता है। जो पहले इमरान एज ए वजीर आजम तो एक नया नवेल है ना। मुझे इमरान खान साहब के बारे में ये हमेशा था कि, और वो उसका पूरा 70 साल का बैकग्राउंड है कि एस्टेब्लिशमेंट और इन्होंने एक पेज पे नहीं होना, डंडोरा बाबेला पीटते रहे, एक पेज पे हुए। दूसरा ये एक झूठ बोला गया कि नवाज शरीफ की फौज नहीं बनती। मैं जब कहता था कि यार नवाज शरीफ की नहीं बनती तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से बन गई थी। जुनेजो को तो मैं नहीं लाया था, या जमाली को तो मैं नहीं लाया था, बनी है। तो एक हिस्ट्री है कि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो फौज है वो गेट अलॉन्ग नहीं कर सकते असली क़यादत, तो ये कैसे कर ले? असली क़यादत का जो हम मासूमियत से कहते हैं जी कि आइन ये कहता है, आइन तो बहुत कुछ कहता है, फिर हुआ है हमें आइन के तहत? ये पिछले 5 साल हमने आइन के मुताबिक मुल्क चले हैं। हमने नहीं देखा कि ट्वीट्स के कितना मुल्क से मुल्क 2014 से लेके 2018 तक ट्वीट्स थी कि काबू में आती नहीं थी। कैसे आता था? कहां गई वो ट्वीट्स? इतनी रहनुमाई फरमा रही थी कौम की। देखें इस वक्त आप जहां खड़े हैं ना, यहां से मुझे निकाल के दिखा दें, ये बड़ी तकलीफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जहां पे हम खड़े हैं यहां से कोई निकाल के दिखा दे। और यही वो मसला है जो मेरा ख्याल में पूरी कौम के सामने है। अपोजिशन को भी इसी नज़र से देखती है, हुकूमत को भी इसी नज़र से देखती है, और उन अदारों को भी जो कौम के निजात दहिंदा समझे जाते हैं उनको भी इसी नज़र से देखती है। क्या वो भी कुछ कर सकते हैं या सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा है जो चला जा रहा है? हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे किसी नतीजे तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए एक वक्त। जी नाज़रीन कराम, बात को वहीं से शुरू कर सकते हैं कि क्या हम कौम को इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं? सोहेल वड़ाई साहब से पूछते हैं। जी नाज़रीन कराम, बात को वहीं से शुरू कर सकते हैं कि क्या हम कौम को इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं? सोहेल वड़ाई साहब से पूछते हैं, और उनसे बहुत से सवाल और भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा पंजाब की ख़ास तौर पर सियासत के छोटे लेवल तक जाने वाला और कोई दूसरा मौजूद नहीं। पंजाब में क्या हो रहा है, दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है, कौन टूट रहा है, क्या जा रहा है, सब बातें पूछने वाली हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है, क्या हम कौम को, मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? ये सोहेल वड़ाई साहब क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल के बारे में? और मुझे भी बता दीजिए मुझे कि पंजाब में क्या होने वाला है। देखिए रास्ता तो होता है, ये ठीक है कि हम बड़े बहरान का शिकार हैं, हम बड़े मसाइल का शिकार हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई रास्ता ना हो। बहरहाल रास्ता तहम्मुल से, बर्दाश्त से हमें रास्ता निकालना होगा, और हम ही ने निकालना है। किसी ने बाहर से आके निकालना नहीं, पाकिस्तानियों ने निकालना है, और इसी पाकिस्तानी लॉट से निकालना है जो इस वक्त मौजूद है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे गवर्नमेंट में है। इन्हीं में से कोई आगे आएगा और इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। दूसरी बात यह है कि पंजाब में तो ऐसे लगता है कि आम बगावत हो गई है, और अब मुश्किल हो गया है गुलजार साहब का हुकूमत चलाना। अब अगर ऊपर ना भी तब्दीली आई, पंजाब में तो तब्दीली जो है वो जरूर लानी पड़ेगी। पंजाब में तब्दीली की राह हमवार हो गई। अच्छा, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली का मसला तो पहले दिन से है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम पंजाब का तर्ज हुक्मरानी जो कह लीजिएगा, गवर्नेंस जो कह लीजिएगा, वो कोई एक्सेप्टेबल नहीं था, और यही समझा जाता था कि ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान उस पर डटे हुए थे।
اب اگر تبدیلی آتی ہے تو اس میں کئی سٹیک ہولڈر ہیں، سٹیک ہولڈر نہ کہہ لیجیے، کئی امیدوار ہیں جو وزارت اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا، یعنی کہ اگر یہ تبدیلی پہلے کچھ پیدا کی جاتی ہے تو اس کا اثر وفاق پہ کیا پڑے گا؟ دیکھیں جی، پنجاب کا اثر تو پڑتا ہے وفاق پر. اگر تو عمران خان کی مرضی سے آئی پنجاب میں تبدیلی تو شاید پنجاب وفاق بھی بچ جائے، پنجاب بھی بچ جائے. لیکن اگر ان کی مرضی نہ چلی، جیسے مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی مرضی چلنا مشکل ہو جائے گی پنجاب سے، تو پھر وفاق میں بھی ان کی مرضی نہیں چلے گی. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایسی صورت جو جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کی مرضی یا ان کے پارٹی کے اندر مخالفوں کی مرضی وہ چلے گی، اپوزیشن کہاں کھڑی ہے، خاص طور پر نون لیگ؟ ظاہر ہے نون لیگ تو یہی چاہتی ہے نا کہ تبدیلی آ جائے. وہ وفاق میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، پنجاب میں بھی چاہتے ہیں. اگر ایک میں نہ، دونوں میں نہ آئے تو ایک میں آ جائے، تب بھی وہ تو چاہیں گے کہ ایک تبدیلی آئے. تو وہ تو میرا خیال ہے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چاہے پنجاب میں تبدیلی آئے چاہے وفاق میں آئے، ایک دفعہ تبدیلی آ جائے. نہیں، اگر مثلا پرویز الائی کو نہیں بنایا جاتا، علیم خان کا گروپ مضبوط ہو جاتا ہے، جہانگیر ترین کیا کریں گے؟ اور ایسی صورت میں پھر مسلم لیگ نون کا اگر کوئی امیدوار ہوا تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ کیا 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 تجزیہ کرتے ہیں آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی امیدوار سامنے آئے گا. اب وہ کون ہوتا ہے، کس طرح اسلم اقبال کا نام آ رہا ہے اور کئی نام آ رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ان لوگوں میں جو بظاہر کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں وہ نہیں آ رہے کم از کم. جی ہاں، ٹھیک ہے، یعنی عمران خان کا خواہش اگر ہو تو وہ کسی ایسے کو لائے جو ان لوگوں میں سے نہ ہو، اور پھر یہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہی تجزیہ آپ کا؟ جی میرے خیال میں یہی. اچھا جی جنرل صاحب، جی میں اب یہ ساری صورتحال میں نے پنجاب کی بھی آپ پہ واضح کی، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک سوال بڑا اہم اٹھایا ہے کہ جو ہماری تیسری قوت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی چھپانے کی بات نہیں، جو ہمارے حساس ادارے ہیں وہ اس ساری صورتحال میں کیا سوچیں گے، کیا کریں گے، کس طرف جائیں گے. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، وہ قوم کے مفاد میں، قوم کی بہتری میں، قوم کی سلامتی میں، قوم کی بقا کے لیے انہیں کچھ کرنا پڑے گا. الزام تو پھر وہی لگتا ہے کہ جو یعنی بنتی نہیں ہے ان لوگوں کی فوج کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ناظم الدین کی نہیں بنی، جنیجو کی نہیں بنی، پہلے کس کی بنی ہے؟ سب اسی طرح کے. ایسے نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم بڑا اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں. دیکھیے میں ایک چیز آپ کو عرض کروں، پہلے تو میں اسی چیز کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ بنی یا نہیں بنی. میاں نواز شریف کا کیس بالکل مختلف. میاں نواز شریف سازشیں کرتے رہے فوج کے خلاف، ان کو اس کی وجہ سے پرابلمز آتی رہی ہیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. ان کی باقی پولیٹیشینز کو چھوڑ کے اگر ایک پولیٹیشین میں دیکھوں جس کی کسی کے ساتھ نہیں، مشرف کے خلاف ہی کرتے رہے ہوں گے نا جی. مشرف نہیں، وہ مشرف کے ساتھ نہیں. آپ دیکھیے کوئی آئینی کام کیا، آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، مشرف والے کیسے کوئی لے رہے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، آئین میں لکھا ہوا تھا. آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کرائی، آئین میں تھا. آپ نے پریزیڈنٹ کی چھٹی کرائی، آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو گھر بھیج دیا، آپ جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر کر کے لوگوں کو سزائیں دلوا رہے ہیں، پھر امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. یہ سارے کام، حقیقت یہ ہے کہ جب تک سیاستدان اپنے اعمال کو خود نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے اور ٹھیک انہوں نے کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ کو لگا دے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ 6 مہینے نہیں چل سکتا اگر سیاستدان ان کے ساتھ نہ مل جائے. سیاستدان پہلے سے آگے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا برا حال ہو گیا، ملک لٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، آپ لگا دیں، کچھ کریں. اور پھر وہ بیساکھیاں بنتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر جب وہ ماشاءاللہ حکومت چلے جاتی ہے وہ ساتھ ہی جمہوری ہو جاتے ہیں. جمہوریت ان کے مزاج میں ہے. میاں صاحب جو 10 سال پلا ضیاء الحق کی گود میں، وہ جمہوری ہو گئے. اگر ضیاء الحق برا تھا تو یہ جو 10 سال جس کو گود میں لے گی، جس کو وہ کہتا تھا کہ میری عمر اس کو لگ جائے، وہ سالوں سے اچھا ہیرا بن گیا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ضیاء الحق اچھا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں کی درستگی کیسے کرنی ہے. 150-200 سیاستدان ہیں جو ہر طرف سیٹیں بدلا کے کبھی اس کو پاور میں لے آتا ہے، کبھی اس کو لے آتا ہے، کبھی اس میں لے آتا ہے، اور ماشاءاللہ لگ جائے تو وہی ساتھ ہو جاتا ہے. اور آج بھی آپ اگر کوئی لگا دے خدا نخواستہ ماشاءاللہ، تو جج بھی مل جائیں گے جو نظریہ ضرورت پھر زندہ کر دیں.
बात यह है कि हमारे अपने मसाइल बिल्कुल और तरह के हैं, ठीक, मुख्तलिफ हैं। आपकी बात बिल्कुल क्लियर होगी। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। हफीजुल न्याई साहब से इस पर मैं चाहता हूँ कि वक्फे से पहले कमेंट्स ले लूँ। आप क्या कहेंगे जनरल साहब की इस बात? जनरल साहब तारीख का मुंह चढ़ा रहे हैं, या मुझे यकीन है कि जनरल साहब तारीख का इदराक है। तो आपको ऐसे कि अब सुप्रीम कोर्ट पे हमला बहुत खराब काम था, इसका क्या तल्लक है कि नवाज शरीफ इदारों को अंडरमाइन कर रहे हैं? फिर एक एक चीज को कर ले। मैं इसलिए कहता हूँ, खुदा को है कि मैं क्यों कहता हूँ कि तहरीक मतलब ये है कि आइन के तहत उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। आइन के तहत आप काम कर रहे हैं जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं जनरल साहब। हमारा तो खुदा के वास्ते जनरल साहब गिव मी अ ब्रेक। आप लोग प्लीज जनरल साहब, मैं आप मेरे भाई हैं, सारा कुछ है, मैं आपको क्या बताऊं? आप लोगों के पास तारीख का इदराक नहीं है, या आप चश्मपोशी करके बैठे हैं। आप लोग ऐसे मजाक तरीके से आइन का क्या उसने मजाक किया आइन का? मुझे एक साइटेशन दे के जाएंगे यहाँ पे आप, ताकि लोगों को कम से कम ये तो पता चलेगा आप क्या फरमा रहे हैं। एक बताएं जहाँ आप उम्मीद आइन की खिलाफत की है 2000, जब आप 2014 में ये जिहाद में निकले। जनता मेरी बात सुन ले, 2014 में बात सुन लेना, सवाल मैं आप पर आ रहा हूँ, मैं आप पे आ रहा हूँ। सवाल लेने में आपने बात की मैं सुनी है, अब आपको सुनने में क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? 2014 में जब ये जिहाद फिसबिल्लाह पे निकले थे, सियासत नहीं रियासत बचाओ, नवाज शरीफ को आई कितने महीने हो गए? 9 महीने 11 महीने हुए थे जब निकले थे ना। एक इमरान खान और तारुक कादरी जिनके पीछे पूरा निजाम था, वो सारी ऑडियो वीडियो सामने आ गई है ना। हम या तो जिसको कह रहे बदनीति का सबूत देते हैं, चश्मपोशी करते हैं, क्या करते हैं हमें पता नहीं है ये वाकयात क्या हुए। क्यों नहीं जुर्रत के साथ कहते कि हाँ उसकी वजह ये थी? हम क्यों सियासत कहाँ घायल हो गई थी कि हम रियासत को घायल हो गई थी कि उसको बचाने के लिए निकले थे? याद है आपको 14 अगस्त को इमरान खान और तारुक कादरी इस्लामाबाद आए थे, और जो पाकिस्तान में हसन नशर हुआ, सारे टीवी चैनल को उन्होंने कैप्टिवेट करके सारा कुछ किया। देखें क्राइसिस यही वो चीज है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे बात के मुकम्मल करने जाओ, मैं उसमें सारा टाइम ले ले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब कल उसे तकरीर किया ना, मेरे दिल को ठंड पड़ गई है जब उसने जानवर की तारीफ किया था। क्यों? क्योंकि ये डिजर्व करते थे और इनको पता चलना चाहिए था कि नवाज शरीफ जो है और इमरान खान में क्या फर्क है। जो उन्होंने बताया, देखो ये कोई आप लोगों को एक मिनट, मुझे सुहेल राय साहब से क्वेश्चन करना है। वो बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें कहीं जाना भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनसे बात कर लें, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी सुहेल राय साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पे? नहीं, यहाँ तो बड़ी दिलचस्प डिस्कशन शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है इस डिस्कशन को जारी रखें, ठीक है? लेने वालों से नहीं, आप भी कुछ चस्का लेना। आप तो चस्के ले रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? कौम की क्या हालत बन रही है, क्या बन रही है, हम एंजॉय कर रहे हैं। मेरे व्यूज तो जमहूरियत के साथ ही हैं। ठीक है, मैं तो जमहूरियत का आदमी हूँ और इसी का साथ दूंगा। हाँ बिल्कुल। आप कुछ फरमाए ना, क्या कहेंगे आप इसमें? देखें, गुजारिश ये है कि जो गेम ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, उसको गेम के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है। और इसमें मैं अर्ज करूं कि इसमें सबसे ज्यादा रोल जो होता है ना स्पीकर का होता है। और मलक मिराज खालिद ने उस वक्त स्पीकर थे, उन्होंने अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, दोनों को कैंटे में रखा। इलेक्शन बाकायदा नो कॉन्फिडेंस का वोट हुआ जिसमें मोहतरमा जीत गई, और कोई ना बाहर जलसे हुए, ना जुलूस हुए, ना कुछ हुए। तो ये आप आई चंद्रू का डिसीट हो गए थे। आई चुंदरीगार को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया था, एक वाइस प्राइम मिनिस्टर इससे पहले, तो ये इसमें वोटिंग हुई थी और आउट हो गए थे। ठीक बात है, उनकी पूरी बात सुन ले। हाँ जी, ये आप ठीक कह रहे हैं। तो इसका क्या फिर आप चाहते हैं? मतलब है कि स्पीकर को इसमें रोल अदा करना चाहिए, उसको टेक ओवर करना चाहिए सारे मामलात को। ये जो आ रहा है कि जी ये बाहर ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक बात, ठीक। तो चलिए इस पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। जी जनरल साहब, अब बात को कहीं भी ले जा सकते हैं, बात बहुत फैल सकती है, फिर वो तसादम की सूरत पैदा होती है और बहस चलती है कि नाज़मुद्दीन ने ये किया, जो साथ हुआ या फलां के साथ हुआ। बातचीत तो करनी है ना, आखिर आपका प्रोग्राम है। जी जी, इसमें गूंगे मान के तो नहीं बैठे रहना। हाँ बिल्कुल ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, 2014 का वाकया न्याय साहब ने बात की। ठीक है। अगर
मॉडल टाउन के लोग 16 मार के अगर ये वहां पे उसकी FIR दर्ज होने देते तो कादरी का कोई तलक ही नहीं था कि वो आगे उधर बैठता था। इन जालिमों ने पहले बंदे मारे और फिर उसके बाद उसका जनाजा निकाला कि फिर उन्होंने किया ही नहीं कोई, उसकी FIR तक भी दर्ज हुई। अगर ये 4 सीटें इमरान खान कहता था खोल दो तो खोलने देते, क्यों नहीं इन्होंने खोलने दी? आप एक मुसीबत को कहें कि आप बैल मुझे मार, और मार भी ऐसी ऐसी जगहों पे कि मुझे तकलीफ हो, तो फिर दूसरे को क्यों गिला करते हैं? ठीक ठीक। आज भी जो मुल्क में इंतशार है, अगर इससे भारत फायदा उठा ले या अमेरिका फायदा उठा ले तो उसका क्या कसूर? कसूर का तो हमारा है कि हमने अंदर इंतशार खड़ा किया हुआ। तो बात यह है, सारे फ्रीक जिम्मेदार हो गए ना जी जनरल साहब, सारे फ्रीक जिम्मेदार हो गए ना जी। मैं तो कहता हूँ सारे जिम्मेदार होंगे, मैं कहता सारे जिम्मेदार होंगे, लेकिन आप देखिए कि फिर बाद में रहील शरीफ को ही कहा कि भाई तुम मामला निपटाओ, उसने निपटाया, इन लोगों को चलवाया। अगर ये खोल देते अपने खुद, मतलब आप हुक्मरान है, आपके हाथ में है सारा कुछ, आपने कादरी के बंदे क्यों मरवाए पहले, और मरवाने के बाद आप FIR नहीं होने दे रहे? उसमें तो कादरी तो आ गया ना फिर इसी वजह से। उसमें भी जनरल कादरी को साहब बहुत किसी से के कहने की वर्षन जरूरत है, थी? उसमें भी बहुत से वर्षन है। राना सनाउल्लाह कुछ और कहते हैं और मुझे कहता रहे, मुझे पता है, कोई मैं तहकीक जो नहीं हकीकत हुई। है आपको बता रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ जी जी, कोई जो तहकीक हकीकत नहीं है हुई। वो वादे है, सामने है। बंदे मारे हैं इन्होंने, बंदे मारने के बाद उसको हशब किया है। अब तो वक्त गुजर गया, बहुत सारा वक्त गुजर गया, इस हुकूमत ने कहा था हम तहकीकात कराएंगे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा चलिए, ये जनरल साहब ये बात तो आपको आपकी पूरी बात आ गई। अब मेरा मानी है, मैं सिर्फ आपसे किसी मार्शल को मैं आपसे मैंने पूछना ज्वाइन चाहता हूँ कि किया अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरी सुनिए एक सेकंड जरा मीर साहब, हाँ जी। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैंने आज दिन तक ना किसी मार्शल में कोई ओहदा लिया, ठीक, ना मैंने किसी मार्शल को अप्रिशिएट किया। ठीक है, इसकी तारीफ करते हैं हम, इस बात की तारीफ करते हैं हम, इसलिए आपकी बात सुनते भी हैं और चाहते भी हैं कि आपकी बात सामने आए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं वाहिद आदमी था जिसने जनरल मुशर्रफ को उस वक्त कहा कि 6 महीने के बाद इलेक्शन करा दो, हमारा कोई काम नहीं है, काम किस पे बैठे गए। मैंने कहा वो तो क्या जो कर लिया कर लिया, अब इसको 6 महीने में लगे, और ये रिकॉर्ड पे उस मीटिंग के मिनट्स में मुझे सबने अपोज किया। मैंने कहा नहीं, हमारी कल को कन्फ्रंटेशन हो जाएगी पॉलिटिशियंस के साथ। क्या फौज मुतहम्मिल है इस चीज की कि आपकी कन्फ्रंटेशन हो पॉलिटिशियन के साथ? पॉलिटिशियन कर रहा है सियासत हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए, उसको हर वो बंदा बुरा लगेगा जो आके उसके हाथ से इक़्तिदार। अब क्या करें इस वक्त, क्या करें? ये मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इस वक्त ये क्या कह रहा हूं, इस वक्त भी आप देखिए इंडिया की तरफ से मिसाइल आया है, इन पॉलिटिशियंस को तौफीक नहीं हुई किसी को कि कोई उसके ऊपर इंडिया की मजम्मत करता। ये अपने रोने से नहीं बाहर आते। मैं तो यही तो कह रहा हूं आपको, अगर आपने अपने मुल्क की सियासत ठीक करनी है, अपने मुल्क को सही रास्ते पे लाना है, तो सियासतदान लीडर ठीक होने चाहिए। इनमें 150-200 बंदा है जो पार्टियां बदल बदल के कभी किसी को लाते हुए। आप देखिए मियां नवाज शरीफ पावर में आया, उससे पहले जरदारी आया और फिर इमरान खान आए। इन तीनों की कदर मुश्तरक निकाल लें, वो लोग जो मुशर्रफ के साथ थे उन्हीं में से 100-125 लोग हैं जो फिरता रहे इन पार्टियों। उन लोगों का क्या राइट है जिन्होंने माशाल्लाह को सहारा दिए रखा 10-8 साल, उनको क्यों नहीं हम लोग छुट्टी करा सकते? यानी असल में तीनों एक हैं, बल्कि चारों एक हैं। वेलकम करते हैं। अब ये आप देखिए, इन्हीं का देख लें, अलीम खान जिसपे करप्शन का किस्सा था, अब निकला तो उसको साथ ही आप देखिए शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया इसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के अरेंजमेंट के तहत वो जाके नवाज शरीफ साहब, और जहांगीर तरीन को गुलदस्ते भेजने इसलिए कि जहांगीर तरीन के ऊपर पहले यही कहते थे चीनी चोर, और जहांगीर तरीन जिन लोगों को लेके आया था वो सारे वही थे जिनको इमरान खान कहता था पहले कि ये फराह है और वो है। तो बात ये है कि जब हुकूमत आपने बनानी है, इक़्तिदार ही अगर आपका सिर्फ मसला है कि मैंने इक़्तिदार में ही आना है, तो आप उनको जिनको चोर कहते हैं उन्हीं को चोर चतरों को आप साथ अपने लगा लेते तो ठीक हो जाते। तो ये सियासत तो नहीं है ना, आप मुल्क के लिए तो नहीं कर रहे, ये फिर अपने लिए कर रहे हैं तो करते रहे, फिर ठीक है। ठीक बात। अच्छा मैं सोहेल ये बहस को जरा दूसरा बदलते हुए, वो कहाँ पे हैं ये 22 करोड़ लोग जो हैं, ये बकरियां, ये कहाँ पे हैं, ये क्यों नहीं बोलते? चलिए जनरल साहब इस तरफ ही आते हैं। मैं सोहेल वड़ाई साहब से पूछता हूँ, सोहेल साहब क्या सूरत है जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का, आपस में कोई मामला नजर आता है? और इसमें ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ने ये तो नहीं कहा कि उसको बना दिया जाए वजीर आला? नहीं, मुझे ये लगता है कि एक तो पहली बात तो पहले जो लगता था कि ये सारी जो लड़ाई है पंजाब तक है, लेकिन जो अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात
اور ترین کا انیکسیسیبل ہونا عمران کو، اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ لڑائی وفاق تک جائے گی. اچھا یہ لڑائی صرف پنجاب تک نہیں ہے، وفاق تک ہے. اب وہ عمران خان کے بھی خلاف ہے، علیم خان بھی اور ترین بھی. تو اس لیے یہ دونوں جگہ پہ لڑائی ہو گئی. ان کا گروپ دونوں جگہ پہ رول ادا کرے گا اور بڑے کلیئر ہے وہ اب عمران خان کی طرف نہیں آئیں گے، چاہے وہ علیم خان گروپ ہو چاہے ترین گروپ ہو. وہ حد کراس کر چکے ہیں اور وہ اب اپوزیشن کے ساتھ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی سیاست وفاق کا فیصلہ کرے گی، یہ آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں حفیظ الناس صاحب کیا صورت ہے آپ کی؟ وہ بحث ہم نے بہت کر لی. نہیں، وہ بحث اس میں چند کمنٹس ضروری ہیں. جی جی پہلی بات یہ ہے کہ جنرل صاحب تھوڑا سن لیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن 17 جون 2014 کو ہوا ہے اور سیاست ریاست بچاؤ کی جو کیمپین تھی وہ شروع ہوئی ہے 1 اپریل 2014 کو. ٹھیک ہے، تعلقاتی پورے بل بورڈ لگ گئے تھے کہ سیاست ریاست بچاؤ. پہلے آپ اس کو ترتیب دے دیں. کتنے آسانی سے کہہ دیا گیا کہ جی 4 حلقے کھلوا دیتے. جنرل صاحب کو معلوم ہے کہ 4 حلقے عمران نے نہیں کھلوانے تھے، الیکشن کمیشن نے کھلوانے تھے. میرے پاس کیا اختیار ہے؟ وزیر اعظم کیسے کھلوا سکتا ہے؟ آزاد الیکشن کمیشن ہے. اب ساری دیر ترتیب دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے گھر آتے ہیں نواز شریف صاحب مارچ 2014 میں. بہت کمال کی تصویر ہے. کمال کی، ٹھیک ہے، سارا کچھ شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یکدم وہ جاتا ہے نا 2 ہفتے بعد قادری صاحب کے بورڈ لگ جاتے ہیں چترال سے لے کے کراچی تک. وہ کون لگاتا ہے؟ کروڑوں روپے کے بورڈ، بل بورڈ بالکل جس میں کہنا چاہیے کہ جہازی سائز کے 20-25 فیٹ کے، اور مال روڈ بھری ہے لاہور کے اندر، فلانی روڈ بھری. اب کیا اچھا ہوگا؟ میں بتا رہا بھائی ہوں. میرے اس کے بعد 17 جون کو ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اگر جو ہوا ہے نا 3 سال سے عمران صاحب کی حکومت ہے اس، اور تعلق قادری صاحب ناراض اعلان ہے. اس کیا سے تھا. زیادہ بددیانتی کیا ہو سکتی ہے اعلان کہ کیا، آپ کے پاس حکومت آئی ہے، اعلان کیا آپ تھا. ایک نعرہ لگاتے رہے ہیں. اور آپ نے دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو مرتضی بھٹو کا قاتل ہے، جس نے سانحہ ساہیوال کے اندر جو ہوا ہے، یہ جتنے ہوئے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوئے ہیں، سب کی تحقیق کرائیں. مجرم آپ کو ایک ہی نظر آئے. اچھا اب کیا کریں؟ دیکھیں جی، کرائسس یہ ہے کہ اب آپ کا جو کرائسس ہے نا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے نزدیک، میں ایک ڈسکلیمر کے ساتھ، کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. کامیاب ہو جائے. کامیاب، اس میں دو رائے نہیں کیوں ہے. سہیل بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس میں ایک چیز کر دیں اور وہ ریکارڈ پہ لے آئیں کہ پی ایم ایل این کی سیاست کو ناقابل نقصان، تلافی نقصان پہنچے گا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ ناکامی جو ہے ان میں ایک سیاسی زندگی دے جائے گی. چلیں، سہیل راج صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک کامیاب ہوگی، مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچے گا اس سے، اور عمران کو ایک نئی طاقت مل جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو ابھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ 100% کامیاب ہو جائے گی. میں تو 60% ابھی تک کامیابی پہ، 60% کامیابی. محتاط آدمی ہے نا 60% بھائی جان. کامیابی ہے اور 40% ناکامی کا بھی چانس ہے. ٹھیک بات ہے. جنرل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اسے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سہیل بڑائی صاحب بھی 60 کہہ رہے ہیں تو 60 کا مطلب یہ کہ چانسز زیادہ ہیں. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کے اپنی صفوں میں دراڑیں ہیں پی ٹی آئی کی. وہ دراڑیں زیادہ خطرناک ہیں بجائے اس کے باوجود اس کے کہ کچھ اور بھی باہر سے بھی پریشر ہے، لیکن اپنی صفیں جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے ان میں سے کسی نے نہیں سوچا. میں نے مولانا کا سنا تھا، انہوں نے کہا تھا جی ہم خزاں سے نجات چاہتے ہیں، باہر آئے نہ آئے. تو سب لگتا یہ ہے کہ کوئی مخلص نہیں ہے جو کہ یہ سوچے کہ ملک کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے پاس آگے کیا بات ہے. بہار ہو کہ یہ اس خزاں وقت لا الہ الا ایک سیکنڈ اللہ، میں یہ کہہ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ، اس وقت فائدہ اٹھایا پیپلز پارٹی نے. وہ اپنی کنوینسنگ لانگ مارچ وغیرہ کرتے رہے ہیں، ان کو انہوں نے لگا دیا ہے اس پہ نو کانفیڈنس پہ، اور پنجاب میں اپنے لیے انہوں نے کوشش کی ہے جگہ بنانے کی ان انٹرپٹڈ، جس میں وہ تھوڑے بہت کامیاب بھی ہوئے ہیں، ان کے اچھے خاصے جلسے ہوئے ہیں. اور آگے اگر الیکشن آتے ہیں تو یہ جو آج اتحاد ہے یہ الیکشن کا اتحاد نہیں ہے، یہ صرف عمران کو نکالنے کا اتحاد ہے. تو الیکشن میں یہ پھر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، جس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس امپروو کر جائے گی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے جو انہوں نے یہاں پہ اپلائی کی. بالکل ٹھیک ہے. وہ 60% کہہ رہے ہیں، آپ 100% کہہ رہے ہیں. یہ میں تو ڈائس کاسٹ 100% جی. یہ میں تو شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ڈائس کاسٹ. سہیل وڑائے صاحب نے 60% کہا ہے. جنرل حمزہ شیخ صاحب کی تقریر میں یہی بات کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ تحریک کامیاب ہوگی. کامیابی کے بعد ملک کی صورتحال کیا ہوگی، یہ ایک اور تشویشناک باب ہے.
جو ہماری زندگیوں میں شروع لیکن ہونے والا ہے. ایک فکر لیتے جائیں، جی زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جو وائلنس ہے نا، خانہ جنگی انارکی، وہ تیسری فورس کے لیے بھی دروازہ اوپن ہوگا. چلیے جناب، یہ اس کے ساتھ اضافہ کر دیں. وائلنس اگر ہوا میرے تو ساتھ تیسری فورس کے کیوں لیے بلا راستہ وجہ کھلے گا. تیسری فورس کو گھسا رہے ہو تو چلیں جی یہی صاحب آ جانا ہے بڑے بڑے. چلے اچھا ہے، جنرل صاحب نے روکنے کی کوشش کی ہے، حفیظ اور نیاز صاحب باز نہیں آ رہے کہ وہ کچھ ہو کے رہے گا. بہرحال اگر وائلنس ہوا تو سچ مچ ملک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اللہ پاکستان کو اس ٹرمائل سے بچائے، اس بحران سے بچائے، اس صورتحال سے بچائے، اور ہم کوئی ایسا راستہ نکال سکیں کہ آنے والی منزلیں آسان ہوں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.